नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। बात करेंगे दोस्तों ईवीएस पर्यावरण के 31 जनवरी 2021 में जो आपका प्रश्न पूछा गया था सीटेट में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे पर्यावरण के। तो आइए सॉल्व पेपर करते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछा गया था और इनका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न है दोस्तों ईवीएस में, इसके पहले हमने बाल विकास और मैथ्स के ऑलरेडी पेपर को सॉल्व कर चुके हैं और हम बात करेंगे पर्यावरण की। ईवीएस में मानचित्रण कौशल दिया गया है, तो ईवीएस में मानचित्रण कौशल कौन होता है? तो ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था तो साथियों, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उनसे बात करें, या किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 62। सभी कमेंट करेंगे अगर आपको पता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न यह है कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा साथियों? इसका उद्देश्य होगा कि यह मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा? क्या क्या दिया गया है कि यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 100 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, या कह सकते हैं यह शिक्षार्थी को इतिहास में सापेक्ष की भूमिका की सराहना में मदद करता है। और ये आपके नीचे दिए गए होंगे, कौन कौन सा सही होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ACD हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा गया था? कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसके आधार पर A, C और D ऑप्शन। तो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो ईवीएस की एकीकृत जो प्रकृति है वह किसके सहायक है? तो वह दोस्तों पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में सहायक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। देखिए ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेतक समानता के प्रति सरोकार होता है, सहयोग होता है और न्याय के प्रति सरोकार होता है, लेकिन अवधारणा मानचित्र नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, वह युक्ति आपको बताना है। वह युक्ति कौन सी होगी? तो वह युक्ति है कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। वह युक्ति है कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती हैं जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हैं। इनमें से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त में से कार्य के लिए जो है ठीक होगा?
4 महत्वपूर्ण ऑप्शन दिए गए हैं। उचित अवधि साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, नज़दीकी या नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, या कह सकते हैं समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था? अपनी कक्षा के 50 अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां जो हैं शामिल होगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह होगा दोस्तों नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या पूछा गया था? इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती हैं? इकरा क्या है? इकरा एक यहाँ पर शिक्षार्थी हो गई, शिक्षार्थी हो गई कि क्या हो गई? शिक्षिका हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अध्यापिका हो जाएंगी और शिक्षिका हो जाएंगी, जो अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो क्यों करती हैं यही आपको बताना है। क्यों करती हैं? क्योंकि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग अर्थ है जंगल का? तो तोरांग का अर्थ है जंगल का। यह किस राज्य में बोला जाता है? जंगल को तोरांग बोला जाता है। मिजोरम है, झारखंड है, आपका असम है, या चौथा ऑप्शन उड़ीसा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? झारखंड में जंगल को तोरांग बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है स्क्रीन पर दिया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। आपका घर घर जो है एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में विश्व राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 10 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं और वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर है। तो आपका जो है वाई के यहाँ पे वाई की एक्स के वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका स्थित घर कहाँ होगा? तो एक्स पर आपका स्थित 100 मीटर ठीक पश्चिम पर होगा। ये डायरेक्शन है, ये आपके C-टेट में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे जो है व्यापारी हमारे देश में लाए। तो इसे व्यापारी हमारे किस देश से लाए थे? तो दक्षिण अमेरिकी देश से लाए थे। अगला प्रश्न है, कोई लड़का नागरकोइल में मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे जो है मड़गांव पहुंची। इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 मीटर दूरी तय की। रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? और इस टाइप का प्रश्न हर एक C-टेट में पूछा जाता है, नॉर्मल सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा आसान ट्रिक है। सबसे पहली बात यह है कि आपको यहाँ पे दूरी दिया गया है, समय निकालना है। जब समय निकाल लेंगे, दूरी दी गई है, तो आपकी औसत जो चाल है वह लगभग आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो आप दूरी निकालिए, औसत चाल निकालिए। राइट ऑप्शन में बता देता हूँ, वह होगा 38.5 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो सभी को पता है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर नर मक्खियाँ जो छत्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, ये आपको ध्यान देना। चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब या डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करना है। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनसे जुड़े कार्य कौन कौन से होंगे? तो पौधे से संबंधित यहाँ पे विचार और कार्य दिए गए हैं, तो कौन कौन से सही हो जाएंगे? A-C-D हो जाएगा। अर्थात पौधे को सहारा देना, भोजन संचित भंडारण करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ह्यूमस प्रदान करना, ये साथियों पौधे के लिए
दिए जाने वाले जो कार्य हैं यह नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? सभी को पता है लद्दाख अभी बना है, जम्मू कश्मीर पहले था, चंडीगढ़ भी आपका था, लेकिन मणिपुर आपका यह केंद्र शासित प्रदेश आपका नहीं है या संघ शासित प्रदेश आपका नहीं है। मणिपुर एक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे, अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चे नहीं, यहाँ पे कच्चे तेल लिखा हुआ है, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इनमें से कौन से कच्चे तेल या पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? देखिए आपके नाम दिए गए हैं, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, बॉम्बे हाई, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। तो कच्चे तेल की जब भी बात की जाती है सभी को पता है गुजरात और हम तमिलनाडु की बात करते हैं। आइए जान लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनना है जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी वस्तु की स्पर्श दे सकते हैं। लगभग प्रत्येक टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न आता है, सभी से बनता होगा कि सभी को पता है, क्या पता है कमेंट करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, बाज, चील और गिद्ध कहला जाएंगे, ये 4 गुना तेज़ी से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पोचमल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमल्ली कभी कहते हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कस्बा अब किस राज्य में या किस राज्य का भाग है? तो सभी को पता है ये कस्बा जो है अब कर्नाटक राज्य का भाग कहला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उपसमूह को चुनना है, प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। तो सभी को पता है आंवला, पालक और गुड़, जो डी ऑप्शन दिया गया है, इनमें जो है लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जो चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि होते हैं। तो किसने बताया था? सभी को पता है मेंडल नाम सभी को पता होगा, ग्रेगोर जॉन मेंडल की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान का मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो यह राज्य हमारा असम राज्य पर, क्योंकि वह पानी के अधिकतम के कारण बनाए जाते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं कौन सी होगी? मानचित्र दिल्ली के सापेक्ष, दिल्ली को लेके चलना है, दिल्ली के सापेक्ष गुजरात, गांधीनगर और अब पटना का दिशा बताना कौन कौन से होगा। तो दिल्ली से गांधीनगर यानी दक्षिण हो गया, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। ईवीएस पेडागोजी बहुत हार्ड आती है, सभी को पता होगा। ईवीएस जो कंसेप्ट प्रश्न है बहुत ही आसान है, समझ जाएंगे, लेकिन जो पेडागोजी होती शिक्षा शास्त्र वो थोड़ा हार्ड होती, समझने वाली बात है। चलिए आइए समझ लेते हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बना सकते हैं। आप एक भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे योजना बना सकते हैं? किसके लिए? एकीकृत ईवीएस के लिए। तो एक पाठ में 2 या अधिक विषयों क्षेत्रों को मिलाकर बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक विषय आपका कौन सा है? तो सभी जो होते हैं चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, या हम कह सकते हैं बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। ABCD, ACD, AD कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए दोस्तों, जो आपका दिया गया है प्रश्न, क्या पूछा गया, पहले प्रश्न एक बार रिपीट करेंगे। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? देखिए मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना, ये भी दर्ज नहीं करना चाहिए।
निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये भी दर्ज नहीं करना चाहिए। मजबूतियों और कमजोरियों को पहचान करना, ये भी नहीं दर्ज करना चाहिए। तो दर्ज क्या करना चाहिए? बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना दर्ज करना चाहिए। तो ABC दर्ज नहीं करेंगे, अर्थात यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती हैं। स्मिता को जो है निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? सभी कमेंट करें। स्मिता जो है अपने शिक्षार्थियों, स्मिता क्या है? एक अध्यापिका, शिक्षिका हो गई, जो अपने शिक्षार्थियों बालक बालिकाओं से कार्य से सुसंगत लैंगिक विषमता और रूढ़वादी छवियों के प्रति संवेदनशील चाहती है। देखिए, जब भी लैंगिक शब्द आ जाए तो हमें ऑप्शन कौन सा चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे रूढ़वादी छवियाँ भी दी गई है। तो हम ऑप्शन चूज करेंगे, रूढ़वादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। सी ऑप्शन, या तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न और हैं, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को पढ़ाने को कहा। तो पुनीत चाहता था, पुनीत अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। पुनीत क्या है? एक यहाँ पे अध्यापक हो गए, शिक्षक हो गए, और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले क्या किया? पाचन तंत्र को बनाने को कहा कि पहले आप पाचन तंत्र बना लीजिए, इसके बाद हम भोजन तंत्र पढ़ाएंगे। तो ये जो करना है पुनीत का, यानी ये शिक्षक का जो कार्य था, वो शिक्षक क्या चाहता था? तो शिक्षक चाहता था कि पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है। देखिए दोस्तों, रचनात्मक आकलन के संबंध में इसके छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, ये सही है। बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए ये अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करती, तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा। यह रचनात्मक आकलन से संबंधित कथन नहीं दिया गया है। तो साथियों, ये रहे आपके सीटेट जनवरी 2021 का EVS पर्यावरण का सॉल्व पेपर। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके पहले आपके बाल विकास और मैथ्स के पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जाइए विजिट कीजिए। और पहली बार विजिट कर रहे हैं सीटेट, यूपी टेट, MP टेट, अदर TT एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो जाइए तैयारी कीजिए, सिलेक्शन पाइए। सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना है, तैयारी जारी रखें, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं और सभी को पता है। फॉर्म आई होप आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। नीचे कमेंट करें कौन कौन से सीटेट, यूपी टेट का भी आ चुका है, और तो सीटेट का किसने फॉर्म अप्लाई कर लिया है कमेंट करें। और आपकी MP टेट वर्ग 3 की तैयारी चल ही रही है, तो उसको भी करते जाएं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।